नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप। एडुकेयर अकेडमी से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि है PYQ से रिलेटेड, और PYQ के साथ साथ हम उसके फैक्ट्स भी जानेंगे कि क्या उस क्वेश्चन का फैक्ट है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ बिना अपना समय बर्बाद किए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जो कि दक्षिण भारत यानी सर्दर्न इंडिया से रिलेटेड नहीं डांस फॉर्म है। तो दोस्तों, आंसर है इसका ऑप्शन 2 कथक। कथक रिलेटेड नहीं है साउथ इंडिया से, क्योंकि कथक एक डांस फॉर्म है विच इज रिलेटेड टू नॉर्थ इंडिया। ये ओरिजिनेट हुआ था उत्तर प्रदेश में। कथक को उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ये एक नॉर्थ इंडिया का डांस फॉर्म है। जो वर्ड है कथक, ये जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है कथा। और दोस्तों, ड्यूरिंग 16th और 17th सेंचुरी ये जो डांस फॉर्म है ये स्प्रेड हो गया था ड्यूरिंग भक्ति मूवमेंट। और दोस्तों, भरतनाट्यम है जो ये एक फेमस क्लासिकल डांस है और ये तमिलनाडु में ओरिजिनेट हुआ था। और जो भरतनाट्यम है ये साउथ इंडिया का डांस फॉर्म है। कथकली भी साउथ इंडिया का डांस फॉर्म है। इसके अंदर ड्रामा, एक्टिंग, म्यूजिक और कह सकते हैं स्टोरी टेलिंग होती है। इस डांस फॉर्म के अंदर डांस के साथ साथ ड्रामा, एक्टिंग, म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग करी जाती है और ये ओरिजिनेट हुआ है केरला में। अब बात करते हैं कुचिपुड़ी की। तो ये आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है। एक विलेज है कुचिपुड़ी, उसके बेसिस पे ये नाम रखा गया है कुचिपुड़ी डांस फॉर्म। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्मारक राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। इसमें ये बताना है कि कौन सा मॉन्यूमेंट कौन से स्टेट में है और कौन सा युग्म है वो सही है। तो देखिए, टॉम ऑफ मरियम उर जमानी इन उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल ठीक है। जो मरियम उर जमानी का टॉम है यानी कि मकबरा है वो उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। मरियम उर जमानी को जोधा भाई भी कहा जाता था, बहुत फेमस है ये अकबर की फेवरेट रानी में से एक थी। और जो टॉम है इनका वो इनके सन यानी कि जहांगीर ने बनवाया था इन आगरा। अब बात करते हैं फ्रेंच वॉर मेमोरियल गोवा। तो ये जो फ्रेंच वॉर मेमोरियल है, यहाँ पर ये मेमोरियल है जो कि डेडिकेटेड है टू रेजिडेंट्स फ्रेंच इंडिया हु डाइड फॉर द कंट्री ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये गोवा में नहीं है, ये पुडुचेरी में। तो इसका ऑप्शन 1 वाला सही है। देखिए, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ओनली 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, निवल मांग और समय देयताओं की हिस्सेदारी जो बैंकों को रिजर्व बैंक में नकदी शेष के रूप में रख राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है को कहा जाता है। ऑप्शंस देखते हैं। तो दोस्तों, उसको कहा जाता है नकद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। जो कैश रिजर्व रेशियो है ये नकदी का एक निश्चित प्रतिशत होता है जिसे सभी बैंक को आरबीआई के पास जाकर जमा के रूप में रखना होता है। और ये जो परसेंटेज है वो भी आरबीआई ही तय करती है। और टाइम टू टाइम जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, इनके द्वारा चेंज किया जाता है इसको, सीआरआर को यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है, इसमें से कितनी अनाज फसलें हैं। तो दोस्तों, जो भारत सरकार है वो फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करती है। और ये 2021 का क्वेश्चन है, तो अब तो 24 फसलें हो गई हैं। तो उसमें उसके बेसिस पे कितनी अनाज फसलें हैं। तो अनाज की जो फसलें हैं वो है 7। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, जिसमें 7 अनाज आते हैं, जैसे धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा,
मक्का और रागी। ये 7 जो अनाज है ये शामिल है इसके अंदर। और 5 दालें हैं, एडिशनल बता रही हूँ, 5 दालें भी इसके अंदर शामिल की गई हैं, जो है चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर की दाल। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कैसा दिखता है? तो प्रतिबिंब दिखता है F2। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस और पॉजिटिव लेंस भी कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस होता है वो यूज किया जाता है दोस्तों माइक्रोस्कोप में, मैग्नीफाइंग ग्लासेस में, कैमरास में एक्सेट्रा। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लासेस और कैमरा एक्सेट्रा ऐसी चीज़ों में यूज़ होता है। ये ऊपर से और नीचे से बिल्कुल थिक होता है, लेकिन जो मिडिल का पोर्शन होता है ना इसका, वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है। और कि जो किनारे होते हैं ये अंदर की जगह बाहर की ओर होते हैं। ठीक है ना। तो ये है कॉन्वेक्स लेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सेम एज द नंबर ऑफ। एक तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या के बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है? वो होती है प्रोटॉन्स के बराबर। एक तत्व की परमाणु संख्या प्रोटॉन्स के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1, क्षार स्वाद में कड़वे और छूने में साबुन जैसे होते हैं। सेकंड वाला, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो दोस्तों इसके दोनों ही जो कथन है, स्टेटमेंट्स हैं, वो सही है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। जो एसिड होते हैं उसका जो सब्सटेंस होता है वो डोनेट देता है एक हाइड्रोजन आयन को टू अनदर सब्सटेंस। जो एसिड होता है वो डोनेट कर देता है हाइड्रोजन आयन को किसी और पदार्थ में, किसी और सब्सटेंस में। और जो बेस होते हैं यानी जो क्षार होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं हाइड्रोजन आयंस को फ्रॉम एन एसिड। एसिड्स और बेस को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेस्ट से भी। जो बेसेस होते हैं यानी क्षार होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। और जो एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं, स्वाद में सॉर होते हैं। और दोस्तों जो एसिड्स होते हैं वो जो लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर पे रेड हो जाता है। और जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर पे ब्लू हो जाता है। तो इससे इसके आइडेंटिफिकेशन से का पता लग सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गोदावरी के द्रोणी क्षेत्र का लगभग 50% डैश में स्थित है। तो दोस्तों गोदावरी नदी के द्रोणी क्षेत्र का लगभग 50% महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और बाकी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना। जो गोदावरी नदी है उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत सारी सहायक नदियों में जाकर मिलती हैं वो, जैसे कि पूर्णा, वर्धा, मांजरा, वैनगंगा और पैनगंगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कौन सी ऐसा पेड़ है जो फाउंड नहीं होता, मिलता नहीं है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसके जंगल होते हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा घने होते हैं और इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के पास होते हैं। और उष्णकटिबंध के बहुत ज़्यादा पास वाले क्षेत्रों में ये पाया जाता है। इसका जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वर्ष भर यहाँ पर बारिश चलती रहती है। ड्राई मौसम नहीं होता तो जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों को पूरी तरह से शेड नहीं करते हैं, पूरी तरह से पतझड़ नहीं आता है वहाँ पर, और इसलिए ये सदाबहार रहते हैं। जो घने पेड़ों की जो छतरी होती है जंगल में ना इतनी ज़्यादा घनी होती है कि वो सूर्य की रोशनी तक नहीं आने देती। इतनी ज़्यादा होती है जो सन की लाइट होती है वो भी नीचे तक नहीं आ पाती। और यहाँ पर रोजवुड मिलता है, आबनूस मिलता है, महोगनी मिलता है, लेकिन ओक नहीं मिलता है। तो ऑप्शन होगा इसका 4। रबर मिलता है, सिनकोना भी मिलता है। ठीक है। तो 4th ऑप्शन हमारा ठीक है। इसमें पूछा है नहीं मिलता, ठीक है ना। तो ओक नहीं मिलता। जो ओक है वो शीतोष्ण सदाबहार वनों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
मध्य मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है, ये बताना है। यह वायुमंडल की तीसरी परत है, तो ये बिल्कुल ठीक है। जो मेसोस्फेयर है वो वायुमंडल की थर्ड लेयर है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत पे आने पर जल जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। जो ये थर्ड लेयर होती है, इस पे जो अंतरिक्ष से जितने भी उल्का पिंड आते हैं इस परत में आकर जल जाते हैं। ये जो मेसोस्फेयर है यानी कि मध्यमंडल है, ये समताप मंडल के ऊपर है और ताप मंडल के नीचे है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक है। इसके ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, पल्लवों की राजधानी कौन सा शहर थी, ठीक है। विच सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लव्स। तो जो पल्लवों की राजधानी थी वो थी कांचीपुरम। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। पल्लव वंश ने चौथी और 9वीं शताब्दी के बीच में दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। जो महेंद्र वर्मन थे, महेंद्र वर्मन प्रथम, उनके शासनकाल में पल्लवों ने 6ठी शताब्दी में कांचीपुरम को अपनी कैपिटल बनाया था। और पल्लवों ने ही द्रविड़ जो वास्तुकला थी, वास्तुकला, उसमें बहुत अच्छे से अपना कंट्रीब्यूशन दिया था और उसको बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप किया था। पल्लवों ने महान शहरों, शिक्षा के केंद्रों, मंदिरों और मूर्तियों का भी बहुत ज़्यादा निर्माण करवाया था। और पल्लवों के शासनकाल में जो कांचीपुरम है वो शिक्षा का एक बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर था, एक कह सकते हैं केंद्र था। और पल्लवों ने ऑलमोस्ट 500 ईयर्स तक शासन किया था। ये थे थोड़े से फैक्ट्स पल्लवों के बारे में। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था। तो 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी, पहली लड़ाई थी ये, और इसके अंदर 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बाबर की जो सेना थी उसने इब्राहिम लोदी की 1 लाख से भी ज़्यादा जो सैनिक थे उनकी सेना को हरा दिया था। बाबर के पास सैनिक कम थे, इब्राहिम लोदी के पास ज़्यादा थे, तब भी ये बैटल बाबर जीता था। बाबर था, इसने अपने युद्ध में तुलगमा पद्धति का यूज़ किया था और उस्मानी विधि का इस्तेमाल किया था, इसकी वजह से ये जीता था। और बाबर के पास ना बहुत सारी बंदूकें थी और तोपें थी, जिसकी वजह से क्या था, जो इब्राहिम लोदी के पास बहुत सारे हाथी थे, 1000 के आसपास हाथी थे युद्ध में। तो जब बाबर तोप चलाता था या बंदूक से फायर करता था तो उस टाइम पर जो हाथी थे वो डर जाते थे और अपने ही आसपास जितने भी उनके खुद के जो सैनिक थे उनको कुचल देते थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डैश को भगत सिंह और बी के दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। तो भगत सिंह और बी के दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। उनका बेसिकली मोटिव ये नहीं था कि उनको किसी को नुकसान पहुंचाना था, उनका इतना था मोटिव कि ब्रिटिश सरकार की जितनी भी नीतियां थी उनके खिलाफ आवाज उठाना था और क्रांतिकारी संदेश पहुंचाना चाहते थे वो, कि ये ऐसे आप लोगों की मनमानी नहीं चलेगी, हम लोगों को भी गुस्सा आ रहा है और हम इस चीज के लिए आवाज उठाएंगे। और बम फेंकने के बाद उन्होंने वहां पर पर्चे भी फेंके थे जिसके अंदर लिखा हुआ था और नारे भी दिए थे इनकलाब जिंदाबाद के। दोषी माना गया था इन लोगों को इस चीज के लिए और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार के विजेता नहीं है। तो दोस्तों ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं PYQ, तो ये 2021 का DSSB का क्वेश्चन पेपर है, जनरल अवेयरनेस का। तो इसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं अभी, और तो इस पे आंसर आता है ऑप्शन नंबर 4, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को उपलब्धियां तो मिली है 2008 में, उनको भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान जो होता है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो दिया गया था। और 2009 में मिला था उनको जो 4th नागरिक पुरस्कार मिलता है पद्मश्री, उनसे नवाजा गया था। और 2018 में जो तीसरे नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण, उससे सम्मानित किया था। तो प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित रविशंकर, इन तीनों को भारत रत्न का पुरस्कार मिला हुआ है और महेंद्र सिंह धोनी ने इतनी सारी ये भी अचीवमेंट्स कर रखी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15,
जुलाई 2021 में भारतीय नौसेना के नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 2021 की बात करें तो SN घोरमडे है, ठीक है आंसर। लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करूं आप लोगों के साथ तो वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ये हैं अब करंट वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के ये हैं अब वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ 1 मई 2024 से। क्वेश्चन नंबर 16, अभ्यास इंदिरा नेवी का 12वां संस्करण भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास, तो ये कहाँ हुआ था? अभ्यास कहाँ आयोजित किया था? तो वो आयोजित किया था बाल्टिक सागर में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इंदिरा अभ्यास नेवी का जो होता है वो होता है बिटवीन इंडिया एंड रशियन नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच में होता है अभ्यास इंदिरा नेवी का। तो ये हुआ था 2021 में, 12th संस्करण था इसका, 12th एडिशन था, वो हुआ था बाल्टिक सागर में। और इंदिरा नेवी जो एक्सरसाइज है इसकी स्टार्टिंग की गई थी 2003 में, तब से चलते आ रहा है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों राज्य क्षेत्र से संबंधित जो भारतीय संविधान का भाग है वो है भाग 8। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। और जो यूनियन टेरिटरी के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आते हैं 239 से लेकर 242 के बीच में। आर्टिकल 239 to 242 explain the constitutional provisions related to the union territories। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है? तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि रिलेट करता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, तो विच इज आर्टिकल 156। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये डील करता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर्स। और जो गवर्नर का जो टर्म होता है वो 5 इयर्स का होता है, स्टार्ट हो जाता है ये जब उसे गवर्नर ऑफिस आना शुरू कर देता है, तब से ये टर्म स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और आर्टिकल 155 डील करता है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए कभी ओलंपिक पदक नहीं जीता? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 महेश भूपति, इसको इग्नोर करिएगा। इन्होंने जीता था मिक्स्ड डबल इवेंट एट द 1997 फ्रेंच ओपन विद रिका हिराकी ऑफ जापान। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ ग्रैंड स्लैम टाइटल। इसके ही बेसिस पे इनको टाइटल मिला था जो इन्होंने जीता था। और दोस्तों लारा दत्ता है एक्ट्रेस, ये उनके पति भी हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही थोड़ी सी, जो महेश भूपति हैं उनका बॉर्न हुआ था जून 7, 1974 में इन चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मेजबान शहर सही है? तो दोस्तों जो समर ओलंपिक होस्ट सिटी है वो कौन सी सही है, ईयर बताना है और सिटीज़ बतानी है। तो 2012 लंदन, 2000 सिडनी, तो ये दोनों ही ठीक हैं। 2012 में लंदन में हुआ था और 2000 में सिडनी में हुआ था, लेकिन 2024 में कब हुआ ये देखना है। ये हुआ पेरिस में और 2028 में होगा लॉस एंजल्स में। तो इसका आएगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। सो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ वीडियो एंड होती है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।